जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जक्की एकेडमी टेक्नोलॉजी क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम लोग केमिस्ट्री के लास्ट लेक्चर को पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप लोग को मालूम ही होगा, हम लोग पूरे यूट्यूब पे प्लेलिस्ट बना रखे हैं जहां पे हम लोगों ने केमिस्ट्री के सारे लेक्चर पढ़ चुके हैं। आप लोग वहां पे जाके देख सकते हैं, जक्की एकेडमी टेक्नोलॉजी क्लासेस के नाम से। हम लोग एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो थ्योरी है उसको हम लोग क्लियर करेंगे, फिर हम लोग MCQ क्वेश्चन लगाएंगे। तो आज हम इस लेक्चर में क्या सीखने वाले हैं दोस्तों, आज के अध्याय की परिचय हम थोड़ा ले लेते हैं। सबसे पहले हम लोग कार्बन का इंपोर्टेंट के बारे में जानेंगे कि कार्बन का इंपोर्टेंट क्या है। उसके बाद कार्बन के आधारित जीवन के बारे में, फिर कार्बन यौगिक और उसके विशाल संख्या के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर अब हम लोग जानेंगे कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। कार्बन की परमाणु की संख्या 6 होती है, आप लोग को मालूम होगा। इसकी संयोजकता 4 होते हैं। ये सहसंयोजी आबंधन होते हैं। सहसंयोजी आबंधन उसे कहते हैं दोस्तों जब इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, उसे सहसंयोजी आबंधन कहते हैं। हो सकता है कि वो एकल हो, मतलब एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है तो एक होता है, एकल होता है द्वि। द्वि का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है तो द्वि कहलाता है त्रिबंध। जब वो 3 इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी करता है उसे हम त्रिबंध कहते हैं। अब हम लोग एकल, द्वि, त्रिबंध का एक एक एग्जाम्पल को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग हाइड्रोजन के अणु के बारे में जानते हैं। तो एकल सहसंयोजी बंध बनाते हैं। कैसे बनाते हैं वो हम देखते हैं। चलिए, सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि S के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। P के पास टोटल कितने होते हैं? तो 6 होते हैं। D के पास टोटल कितने होते हैं? तो 10 होते हैं। और F के पास 14 होते हैं। जिस भी एटम के पास ये टोटल कंप्लीट है, वैलेंसी कंप्लीट है, टोटल इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाता है तो अपने आप को क्रियाशील समझता है। आप देखिए हाइड्रोजन का क्या जरूरत पड़ा कि वो एक इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी किया। तो देखते हैं हम लोग, जैसे कि आप लोग को मालूम होगा हाइड्रोजन की एटॉमिक नंबर 1 होते हैं। जब हम इसको लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में तो 1s1। आप देखिए इसके पास टोटल एक ही इलेक्ट्रॉन हुआ, इसके पास टोटल एक ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन S में टोटल कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 2 होना चाहिए, तभी वो अपने आप को डोमिनेंट या क्रियाशील समझेगा। इसी एक को कंप्लीट करने के लिए, एक और ज्यादा करने के लिए वह क्या करता है? साझेदारी करता है किसी और एटम के साथ। तो उन्होंने क्या किया, एक हाइड्रोजन था ही और दूसरे हाइड्रोजन के साथ साझेदारी किया। अब हम लोग थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं कि साझेदारी कैसे करता है, वो देख लेते हैं हम लोग। देखिए एक हाइड्रोजन मान लीजिए ये है और एक हाइड्रोजन ये है। एक हाइड्रोजन को हम डॉट से डिनोट करते हैं और इसको थोड़ा कलर चेंज करके हम लोग क्रॉस से डिनोट करते हैं। ये क्रॉस वाला हो गया इस हाइड्रोजन का हो गया और डॉट वाला इस हाइड्रोजन का हो गया। क्लियरली अब इस साझेदारी करके कैसे अपना 2 कंप्लीट करता है, 2 बैलेंसी वो कैसे कंप्लीट कर लेता है वो समझिए। देखिए कलर हम लोग चेंज कर लेते हैं जी। एक पहले से था और एक इसके साथ दोस्ती मिला के इन्होंने 2 कंप्लीट कर लिया। फिर ये हाइड्रोजन क्या करेगा, एक इसका क्रॉस वाला पहले से ही था, फिर इन्होंने पॉइंट के साथ साझेदारी करके 2 कंप्लीट किया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि देखिए ये हाइड्रोजन भी एक और एक 2 कंप्लीट कर लिया और ये हाइड्रोजन भी अपना पूरी वैलेंसी कंप्लीट कर लिया। अब ये अपने आप को डोमिनेंट हो गया, मतलब साथ आकर अपने आप को दोस्ती किया, साझेदारी किया, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी किया तो अपने आप को ये डोमिनेंट समझेगा। इसमें टोटल कितने एकल सहसंयोजी बंध किसे कहते हैं? तो जब एक इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी करती है तो उसे एकल सहसंयोजी बंधन कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखने को मिलेगा एक इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी की है। समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग आगे फिर बढ़ते हैं। ऑक्सीजन व नाइट्रोजन। ऑक्सीजन कैसा है? तो द्विबंध कहलाता है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी करती है। नाइट्रोजन को बात करें तो नाइट्रोजन त्रिबंध होती है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी करती है। 3 इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे को शेयर करते हैं। चलिए मीथेन के बारे में जानते हैं दोस्तों। मीथेन है जिसका केमिकल फॉर्मूला CH4 होता है। यह एक जिसका यूज हम लोग CNG में करते हैं या बायोगैस में यूज किया जाता है। जो एक सरलतम कार्बन यौगिक है। सरलतम कार्बनिक यौगिक उसे कहते हैं जब कार्बन अपने साथ 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाते हैं, उसे हम सरलतम कार्बनिक यौगिक कहते हैं। कैसे बॉन्ड बनाते हैं, थोड़ा हम इसको स्ट्रक्चर बनाते हैं दोस्तों। ये मान लीजिए हमारा कार्बन है, 1 2 3 4 बॉन्ड हो गया। 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, 1 2 3 4 4। अब देखिए चार हाइड्रोजन कैसे हो गया। अब हम इसको काउंट करवाते हैं। पहला 1 2 3 4, इसी को हम बोलते हैं सरलतम कार्बनिक यौगिक बोलते हैं दोस्तों। जब कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाते हैं उसे हम सरलतम कार्बनिक यौगिक कहते हैं। आगे हम लोग जानेंगे कार्बन के अपरूप। कार्बन के अपरूप क्या होते हैं दोस्तों? कार्बन के अपरूप उसे कहते हैं जिसमें कार्बन का गुण पाया जाता है, उसे हम कार्बन के अपरूप कहते हैं। अगर हम हीरा की बात करें तो हीरा में भी कार्बन का गुण पाया जाता है, कार्बन की कैरेक्टर पाई जाती है, उसे हम कार्बन की अपरूप भी कहते हैं। ग्रेफाइट भी ऐसे ही, ग्रेफाइट का यूज हम लोग बिजली में यूज करते हैं। फ्लोरीन में भी कार्बन का गुण पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जानने वाले हैं कार्बन की सर्वतोमुखी की प्रकृति। काफी भारी शब्द है, आप लोग को बोलने में भी काफी दिक्कत होता होगा, तो हम लोग सर्वतोमुखी के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। सर्वतोमुखी का मतलब ये होता है दोस्तों, जब कार्बन
बहुत सारे अलग अलग कंपाउंड बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं, उसे हम सर्वतोमुखी कहते हैं। हो सकता है वो श्रृंखलन हो, मतलब एक स्ट्रेट लाइन में हो, या हो सकता है ये चतुसंयोजकता हो। समझ में आ गया होगा। चलिए आगे हम लोग चलते हैं दोस्तों। अब लोगों हम बढ़ेंगे संरचनात्मक एवं समाव्य। ये क्या होता है दोस्तों? जब किसी भी केमिकल फॉर्मूला के एक ही सूत्र हो लेकिन विभिन्न प्रकार के स्ट्रक्चर हो, उसे हम बोलते हैं संरचनात्मक समाव्य। चलिए इतना ही याद रखें। अगर आपको ये सब्जेक्टिव में बन के आता है क्वेश्चन, तो बोलेगा कि संरचनात्मक समाव्य क्या होता है? एक ही सूत्र, सेम सूत्र, मतलब एक ही प्रकार का सूत्र हो लेकिन उसका संरचना विभिन्न प्रकार का हो, उसे हम संरचनात्मक समाव्य भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं ब्यूटेन का। ब्यूटेन का एक एग्जाम्पल लेके चलिए, हम एग्जाम्पल ले लेके समझा देते हैं, लेकिन हमको जरूरत नहीं है, इतना नहीं आता एग्जाम के आपके, लेकिन फिर भी हम आपको एक्सप्लेन करने के लिए, आपको समझाने के लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ब्यूटेन का। ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? C4H10। अब देखो, इसको हम विभिन्न प्रकार के संरचनात्मक को लिख सकते हैं। एक हो गया CH3 करके, एक हो गया दोस्तों CH3, CH2 एंड CH3। ये हो गया, ये हमारा हो गया पहला स्ट्रक्चर। दूसरा स्ट्रक्चर क्या कर सकते हैं कि इसी को न लिख के हम यहाँ पे ब्रांच लगा देंगे, है ना। तो ये भी हो सकता है CH3, है ना। फिर ऐसे ही लिखते रहेंगे, मतलब इसका हमारा दो स्ट्रक्चर हो गया ना, एक पहला वाला स्ट्रक्चर, ये दो स्ट्रक्चर। तो इसी को हम बोलते हैं विभिन्न संरचना होना चाहिए, विभिन्न स्ट्रक्चर होना चाहिए, लेकिन फॉर्मूला एक ही हो। फॉर्मूला हमारा एक ही था ना, C4H10 था। तो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जानेंगे हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के बारे में हम जानते थे, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के बारे में। इसका फॉर्मूला भी जाने थे, जिसके लास्ट में ANE लगा हो तो एल्केन हो गया, जिसके लास्ट में ENE लगा हो तो एल्कीन हो गया, जिसके लास्ट में YNE लगा हो वो हमारा एल्काइन के ग्रुप में आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, टाइम नहीं लगाते हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे पर्याक्तमक समूह। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसको तो आप लोग रट्टा मार के चले, इसलिए हम इसको स्टार लगा दे रहे हैं। आप ये नहीं सोचिए कि सर इसमें स्टार लगा रहे हैं तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों हम स्टार उसी में लगा रहे हैं जो काफ़ी ये बनता है, इससे क्वेश्चन फिक्स है। लेकिन जितने भी नोट में हम लोग लिखे हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम पूरी NCERT पढ़े हैं और NCERT का सारे क्वेश्चन जो रिपीटेशन है प्रीवियस से देखकर उस हिसाब से उस लाइन को लाए हैं। तो हो सकता है ये लाइन आपके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में देखने को मिलेगा। चलिए, OH को हम लोग अल्कोहल बोलते हैं, COH को हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं, CHO को हम एल्डिहाइड बोलते हैं। ये सब ग्रुप का नाम है। जिसके लास्ट में OH लगा हो तो समझिए वो अल्कोहल है, जिसके नाम में वो COHO तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड है, जिसके नाम में CHO तो एल्डिहाइड है। ये सब आपको दवाई मेडिसिन में देखने को मिलेगा दोस्तों। ये यौगिक के गुण को तय करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जानेंगे समजातीय। समजातीय का मतलब होता है CH2 का अंतर होगा और वो समान रासायनिक गुण के होंगे। समझ में आ गया होगा। इसको याद करके चले, पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नामकरण, किसी भी हम एटम का, किसी भी हम कंपाउंड का नाम लिखने के लिए एक IUPAC नियम होता है। इसके तहत लिखते हैं, जहाँ ANE लगा हो तो उसमें एक बॉन्ड के साथ मिलेगा, जहाँ ENE हो वहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, जहाँ YNE हो तो ट्री बॉन्ड बनाता है। तो याद रखेंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कार्बन यौगिक एवं रासायनिक गुण। कार्बन के क्या क्या गुण हो सकते हैं दोस्तों, इसके बारे में करेंगे। ये दहन भी करते हैं, ऑक्सीकरण और प्रतिस्थापन 3 करते हैं। प्रतिस्थापन के बारे में भी हम जान चुके हैं, और ऑक्सीजन के बारे में भी जान चुके हैं, और दहन के बारे में भी हम लोग पिछले वीडियो में जान चुके हैं। फिर भी आप लोग नहीं देखे वो वीडियो, जाके प्लीज़ आप लोग देख सकते हैं। अब हम लोग जानेंगे दहन की प्रक्रिया। दहन की अभिक्रिया क्या होता है दोस्तों? दहन की अभिक्रिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें यह एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उष्मा या प्रकाश को उत्पन्न करती है, उसे दहन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है दोस्तों। ऑक्सीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन के बिना ये दहन की अभिक्रिया नहीं होती है, और इसको अभिक्रिया करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जिसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड या H2 या पानी निकलता है। समझ में आ गया दोस्तों क्या क्या निकलता है हमको? अगर हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो CO2 निकल सकता है, पानी निकल सकता है और एनर्जी निकलेगा। कैसे? तो हम एक एग्जांपल लेकर समझाते हैं। इस पर तो यहाँ पे नहीं दिया गया, मेंशन नहीं किया गया, लेकिन हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान के चलिए हमारे पास एक मीथेन हो गया। मीथेन का फॉर्मूला आप लोग हम पढ़े थे CH4। इसको हम प्लस किसके साथ ऑक्सीजन करवाए तो दहन की अभिक्रिया में तो ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, तो 2O2 ले लिए हम। अब ये आपस में दोनों को रिएक्शन करवाए तो देखिए CO2 प्लस 2H2O प्लस हीट भी निकलेगा और लाइट भी निकलेगा। चलिए, तो हमने देखा कि जब हम लोग ने मीथेन को 2O2 मतलब ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन करवाए तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला और जल मिला और हीट और लाइट दोनों मिला, मतलब ऊष्मा और प्रकाश दोनों मिला। इसी को हम बोलते हैं दहन की अभिक्रिया। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं।
लेकिन आपको नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दूं कि दहन अभिक्रिया का यूज कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा। पहला तो ईंधन का जलना, जितने भी ईंधन का जलना होता है, जैसे पेट्रोल का जलना या लंग या कोटा ईटीसी का जलना क्या होता है दोस्तों, ये सभी जगह दहन की अभिक्रिया होती है। चलिए हम लोग आगे जानते हैं। वैसे तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया जान चुके हैं, तो इसके बारे में हम लोग नहीं पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जानने वाले हैं इथेनॉल के बारे में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इथेनॉल एक प्रकार का अल्कोहल होते हैं दोस्तों। अल्कोहल कहूँ तो जिसमें भी OH फंक्शनल ग्रुप हो, ये आपको मेडिसिन में देखने को मिलेगा। जिसमें भी अल्कोहल हो समझिए वहाँ पे OH होगा ही होगा। इसका केमिकल फार्मूला की बात करें तो C2H5OH होते हैं। ये किसका फार्मूला है? इथेनॉल की फार्मूला याद करके रखा, ये कॉपी पे नोट कर लें, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला पॉइंट है ये। इथेनॉल का फार्मूला C2H5OH होता है। यह कैसा होता है देखने में? तो ये रंगीन होता है, ये वाष्पशील एंड ज्वलनशील होता है, काफ़ी ज्वलनशील होता है ये। लेकिन इसकी स्वाद, आप इसको लेना चाहते हैं, स्वाद करना चाहते हैं, तो इसकी स्वाद थोड़ा मीठा होता है। लेकिन इसको हम सूंघते हैं तो इसके गंध बहुत तेज होते हैं दोस्तों। कुछ लोग इसको हम यूज़ करते हैं किस में? तो शराब में, बियर में, वाइन में, विस्की में इसका यूज किया जाता है। कुछ तो सैनिटाइजर में भी यूज करते हैं, हाथ धोने के लिए भी यूज करते हैं हम लोग, और ईंधन के मतलब पेट्रोल में मिलाकर इसका यूज हम वाहन के ईंधन में भी किया जाता है। चलिए हम लोग आगे जानते हैं। लेकिन ये काफ़ी खतरनाक भी होते हैं दोस्तों। खतरनाक क्या है? इसका जब हम अधिक मात्रा में यूज करते हैं तो खतरनाक भी हो सकता है दोस्तों। तो ये ज्वलनशील होता है, यह बहुत ही ज़्यादा ज्वलनशील होता है। अब हम लोग जानेंगे एथेनोइक। एथेनोइक अम्ल किस में पाया जाता है? सिरका में देख लीजिए, और कार्बोक्सिलिक अम्ल पाया जाता है। ये सब एथेनोइक अम्ल में पाया जाता है। अब हम लोग जानेंगे एस्टरीकरण। एस्टरीकरण क्या होता है दोस्तों? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन ये जो है, ये जो रिएक्शन जो हमने लिखा है ये गलत है, इसको आप लोग नहीं मानिए, इसको नहीं नोट करना है आप लोगों को, ये गलत है, गलत हो गया है, समझिए। एस्टरीकरण क्या होता है दोस्तों? कलर चेंज कर लेते हैं, नहीं तो आपको दिखेगा भी नहीं। एस्टरीकरण, एस्टरीकरण जब कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ मतलब COOH, कार्बोक्सिलिक का फंक्शन क्या होता है जी? अगर हम COOH भी लिख देते हैं तो समझ जाइए आप कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये शॉर्टकट फार्मूला है, इसका केमिकल फार्मूला COOH। फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड का, प्लस में किसके साथ रिएक्शन करवाते हैं? अल्कोहल के साथ। तो ये क्या बनाता है जी? एस्टर बनाता है। एस्टर मतलब ये क्या बनाता है जी? एस्टर बनाता है या पानी बनाता है इसकी प्रेजेंस में। तो ये एसिड के प्रेजेंस में बनाता है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका यूज हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं? फ्लडिंग एजेंट में भी करते हैं, या प्लास्टिक का कोई आइटम बनाने में भी यूज करते हैं। किसका? तो एस्टरीकरण का यूज करते हैं हम लोग। एस्टरीकरण का प्रोसेस का उपयोग करते हैं, प्लास्टिक को बनाने में भी यूज किया जाता है। और यह प्रक्रिया जैव ईंधन के उत्पादन के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। साबुन व अपमर्जक। साबुन अपमर्जक एक मिसेल संरचना, जो मिसेल है, जो सफाई की क्रिया में सफाई करने में यूज किया जाता है। आप लोग डेली लाइफ पे यूज भी करते हैं। अब हम लोग जानेंगे परीक्षा के दृष्टि से ये चैप्टर को कैसे कंप्लीट करें। दोस्तों ये चैप्टर काफ़ी हार्ड चैप्टर माना जाता है ऑफ द क्लास 10 के लिए, क्योंकि ये चैप्टर में परिभाषा काफ़ी लंबी होती है, अभिक्रियाएँ भी होती है और डायग्राम भी होती है। काफ़ी ज़्यादा रिएक्शन भी देखने को मिलता है और डायग्राम भी है। तो इस चैप्टर को हमको जहाँ तक हुआ, जहाँ तक शॉर्ट करने का हुआ, मैंने वहाँ तक का परिभाषा को शॉर्ट कर दिया। और ये पूरी कंटेंट में कोई कमी नहीं है, हमने पूरी NCERT को पढ़े हैं। जो क्वेश्चन आएगा, जो क्वेश्चन आता है, जो रिपीटेशन है, उसी इंपॉर्टेंट लाइन को लाया हूँ। ये नहीं कि पूरी NCERT को उठा के आपको नोट पढ़ा दूँ कि हाँ ये नहीं करना है। जो आएगा एग्जाम के नज़दीक टाइम में, कम समय में कैसे बेहतर और स्मार्ट स्टडी करना, वही हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। ये चैप्टर पढ़ाने में हो सकता है आपके कोचिंग में कई महीनों लग जाता होगा, लेकिन हम काफ़ी शॉर्टकट में निपटाए हैं। अब इसमें अभिक्रिया भी काफ़ी है, इसमें डायग्राम भी काफ़ी है। तो ये सबको प्रैक्टिस अच्छा से कर लें, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। धन्यवाद साथियों, आज आपका सेशन कंप्लीट हो गया है। आप लोग कमेंट में जरूर बताइए कि आपका ये सेशन कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग अपने दोस्तों में लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करवाएं, क्योंकि इसको बनाने में काफ़ी मेहनत, काफ़ी मुशक्कत लगता है। PPT या वीडियो रिकॉर्ड करने में तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। काफ़ी आपकी एक मेहनत, आपकी एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, पढ़ाई करते रहिए।